हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मिडिवल हिस्ट्री का नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहां पर हम जानने वाले हैं दिल्ली सल्तनत का कैसे प्रसार हुआ और फिर उसका पतन कैसे हुआ। तो प्रीवियस जो हमारे कुछ सेशंस हुए थे वहां पर हमने डिस्कस किया था कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हुई। हमने जाना था दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हुई और दिल्ली सल्तनत की नींव रखने के बाद से उसका एक्सपांशन कैसे हुआ या सुदृढ़ीकरण कैसे हुआ, वो हम हमारे आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। बाकी यहाँ पर हमारे कुछ कोर्सेज ये है 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर प्लान। आप में से जो भी बच्चे नेक्स्ट ईयर 2025 26 या आगे के लिए प्लान कर रहे हैं वो इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका 2024 का प्रीलिम्स बहुत पास है। तो जो भी बच्चे 2024 के प्रीलिम्स में अपीयर कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज लाया गया, जहां पर रेगुलर बेसिस पे आपसे टेस्ट लिया जाएगा, जिसका ऑल इंडिया रैंक शो किया जाएगा। यहाँ पर प्रॉपर आपको डिटेल में उसकी एनालिसिस भी दी जाएगी, जहाँ पर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया रहेगा हर एक क्वेश्चन का। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है अभी जो 2024 के प्रीलिम्स को अटेम्प्ट करने वाले उनके लिए। टेस्ट सीरीज बहुत रामबाण की तरह काम करता है एग्जाम के पहले। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। ये बात कर रहे हैं कि 14वीं सदी में यानी 1300 के बाद, देखो दिल्ली सल्तनत के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे। मैंने आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत जो है किस तरह से गौरी के अटैक के बाद इसकी नींव पड़ती है। और फिर हमने ये डिस्कस करा था कि ये जो दिल्ली सल्तनत है इसका काल कब से कब तक था। तो ये जो सल्तनत एरा है ये हमें दिखाई देता है 1206 से लेके 1526 तक। और इस टाइम पीरियड में हमें अलग अलग डायनेस्टीज यहाँ पर रूल करते हुए दिखाई देती है। सबसे पहली डायनेस्टी जिसको आप बोलते हैं गुलाम वंश या फिर इसे स्लेव डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़कर आए हैं। इसे और भी अनेक नाम से जाना जाता है, जैसे ममलूक वंश, इलबरी वंश के नाम से जानते हैं, वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। इसका टाइम पीरियड था 1206 से 1290 तक का। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी डायनेस्टी गुलाम के बाद जो हमें दिखाई देती है बच्चों, खिलजी, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले। खिलजी या कहीं कहीं इसे खलजी भी कहते हैं। इसका टाइम पीरियड हमें दिखाई देता है 1290 से लेके 1320। बहुत छोटा सा टाइम पीरियड था, लेकिन इस टाइम पीरियड में देखिए एक्सपांशन कैसे हुआ कि ये गुलाम वंश था और ये खिलजी, ये वाला जो पूरा क्षेत्र था ना, गुजरात, राजस्थान का राजपूताना क्षेत्र, मालवा वाला रीजन, ये इन्होंने पूरा अपना क्षेत्र विस्तार कर लिया था। तीसरा जो हमें वंश दिखाई देता है इसे हम बोलते हैं बच्चों तुगलक वंश या फिर तुगलक डायनेस्टी। इसका टाइम पीरियड था 1320 से लेकर 1414 तक। एनसीईआरटी बुक में 1412 लिखा है, बहुत फर्क नहीं पड़ता है साल 2 साल में। तो 1320 से 1414 तक इस टाइम पीरियड में सल्तनत काल में सबसे ज्यादा एक्सपांशन हुआ था। यहां से लेके यहां में देखो डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो दक्कन वाला क्षेत्र है और ये दक्षिण भारत वाला क्षेत्र है, यहां तक इन्होंने अपने सैन्य अभियान चला के इसको भी अपने नियंत्रण में ले लिया था। ओके, फिर भी इसको आप मौर्यन किंगडम से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि मौर्यंस के एम्पायर को अगर आप देखते हैं तो सुदूर उत्तर पूर्वी या नॉर्थ ईस्टर्न वाला रीजन या सुदूर दक्षिणी हिस्सा जो है, अगर हम उसे छोड़ दें तो ऑलमोस्ट पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर मौर्यंस का कंट्रोल था। यहाँ पर देखिए अभी भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है उत्तर और पूर्वी भारत का जो इनके अधीन नहीं था। और दक्षिण भारत में भी जहाँ पर इन्होंने एक्सपांशन किया था वहाँ पर भी हमें दिखाई दिया था कि बहुत ही कम समय में ये क्षेत्र इनके हाथ से निकल जाता है। और इसके बाद से हमें दिखाई देता है तुगलक के बाद सैयद। ओके, सैयद का टाइम पीरियड हम देखते हैं 1414 से लेके 1451 तक। बहुत कुछ खास हमें इस समय नहीं दिखाई देते हैं। ये डिक्लाइन का टाइम पीरियड था। तैमूर इस समय अटैक करने लग जाएंगे। पहले जैसे मंगोल्स का अटैक हमें इनके टाइम पीरियड में दिखाई दिया था, यहाँ पे हमें तैमूर का अटैक दिखाई देगा जो पूरे के पूरे उत्तर भारत को रौंद डालेंगे। ओके, और फिर लास्ट में हमें लोधी वंश या लोधी डायनेस्टी दिखाई देती। इनका टाइम पीरियड था 1451 से लेकर 1556। लोधी डायनेस्टी का ही लास्ट रूलर था जिसका नाम था इब्राहिम लोधी, जिसके साथ में बाबर ने लड़ाई लड़ी थी, जो अपने आप को मंगोल कहते थे। मंगोल जो है वो बताते थे कि हम जो अपने आप को मुगल कहते थे, मुगल्स बोलते थे कि हम मंगोल और तैमूर इन दोनों के एक नए वंशज के रूप में सामने आए हैं। ठीक है, तो जो मुगल्स आए उन्होंने अटैक किया,
बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, जिसमें उन्होंने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। बाबर ने उस पराजित करके यहाँ पर मुगल डायनेस्टी की नींव डाली, जो हम आगे हमारे सेशंस में डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक यहाँ तक सभी बच्चों को रिवीजन हो गया होगा। अब जल्दी जल्दी देखते हैं क्या यहाँ पर राइटर बोलना चाहता है। राइटर बोलता है कि 1286 में बलबन की डेथ हो गई। बलबन के बारे में ऑलरेडी आप डिस्कस करके आए हैं। स्लेव डायनेस्टी का एक इंपॉर्टेंट रूलर था, रक्त और लौह की रीति इसने अपनाई थी, किस तरह से तुर्क ए चहलगानी को इसने खत्म कर दिया था। तो बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली में कुछ समय तक अव्यवस्था फैली। बलबन का नियुक्त उत्तराधिकारी शहजादा मोहम्मद पहले ही मंगोलों के साथ लड़ाई में मारा गया था। उसके दूसरे बेटे बुगरा खां ने बंगाल और बिहार में रूल करने को ज्यादा वरीयता दी। तो बलबन के बाद जो उसका उत्तराधिकारी बना वो तो मंगोलों के अटैक में मारा गया। जो दूसरा बेटा था उसका दिल्ली की जगह कहाँ पर ज्यादा फोकस था, बोल रहे बुगरा खां जो है उसने कमान संभाली बंगाल और बिहार की, वो उस क्षेत्र में रूल करने चला गया। अतः बलबन के एक पोते को दिल्ली के तख्त पर बिठाया गया, लेकिन वह इतना छोटा और अनुभवहीन था कि स्थिति को संभाल नहीं सका। जो भी अराजकता फैल रही थी उसको वो अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएगा। वहीं उच्च पदों पर तुर्क अमीरों के एकाधिकार को लेकर काफी नाराजगी थी तथा खलजी जैसे अनेक गैर तुर्क गौरी आक्रमण के समय भारत आ चुके थे, लेकिन उन्हें दिल्ली में कभी भी पर्याप्त मान्यता नहीं मिली। यहाँ पर राइटर यही बताता है कि आपको पता है कि जब स्लेव डायनेस्टी की नींव पड़ी थी तो वो स्लेव भी खुद को तुर्क बोलते थे, इल्बरी तुर्क उनका कहना था। तो बेसिकली उस समय पर हमें पता है कि तुर्कों का ही वर्चस्व था। ओके, वन बाय वन जो भी उत्तराधिकार बड़े बड़े पद थे वहां पर कौन हमें दिखाई देते, तुर्क दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो दिल्ली और इसके आसपास का क्षेत्र है यहाँ पर गैर तुर्क या भारतीय मुसलमान काफी नाराज थे। गैर तुर्क में अफगान और अन्य आते हैं, तो वो लोग काफी नाराज थे जो भी स्लेव डायनेस्टी का काल चला। तो कहीं ना कहीं वहां पर ये चीजें इन्हें दिखाई देती है, लेकिन उन्हें दिल्ली में कभी पर्याप्त मान्यता मिली नहीं, ये उन्हें दिखाई देता है। ठीक है, आगे बोलता है कि इस समय तक भारतीय मुसलमान भी कुलीन वर्ग में शामिल हो चुके थे, लेकिन उच्च पद पर वो नहीं बिठाए जा रहे थे क्योंकि तुर्क को ही ये असली मुसलमान मानते थे। तो बेसिकली उत्तर भारत में एक तो जो शासक है वो कमजोर हो गया, जो उत्तराधिकारी बैठ रहा है बलबन का वो काफी छोटा था, अयोग्य था, अभी इतना लायक नहीं था कि वो स्थिति को संभाल सके। दूसरा, यहाँ पर गैर तुर्क और जो भारतीय मुसलमान हैं ये लोग काफी नाराज हैं क्योंकि यहाँ पर केवल तुर्कों को ही उच्च पद दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं समाज में कहीं ना कहीं इनमें असंतोष हमें दिखाई देता है। साथ ही बलबन ने स्वयं दिखा दिया था कि कैसे सुस्थापित राजवंश को दरकिनार करके एक सिर्फ सलाहकार भी गद्दी पर बैठ सकता है। बलबन कोई राजा के वंशज तो था नहीं। चाहे हम स्लेव डायनेस्टी की भी बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक से आपकी हिस्ट्री चालू होती, वहां से हमने कहीं नहीं देखा कि बलबन का कोई संबंध था दूर दूर तक। ये एक सिर्फ सलाहकार था और ये गद्दी पर बैठ गया। तो बलबन ने इनको रास्ता दिखा दिया था कि जरूरी नहीं है यहाँ पर तुर्की आकर बैठे या राजा का वंशज ही बैठे, कोई और भी इस पद पर जाकर बैठ सकता है। तो इनके लिए ये रास्ता खुला हुआ था। अब यहीं पर पड़ती है खलजी डायनेस्टी की नींव। 1290 से 1320 वो टाइम पीरियड है जब खलजी वंश के शासक आएंगे और जो स्लेव डायनेस्टी थी उनको रिप्लेस करके रूल करेंगे। जलालुद्दीन खलजी के नेतृत्व में खलजी के एक दल ने 1290 में बलबन के निकम्मे उत्तराधिकारी को उखाड़ फेंका। वैसे बेसिकली जलालुद्दीन खलजी को बुलाया गया था कि भाई ये आए और बलबन के उत्तराधिकारियों को शासन करने में मदद करे, लेकिन बहुत ही कम समय में इसने उसके उत्तराधिकारी को साइड कर दिया, खुद ये शासन संभाल लेता है। 70 वर्ष की आयु का था, यानी काफी एज थी इसकी। जलालुद्दीन उत्तर पश्चिमी सीमा का प्रधान रक्षक था और उसने मंगोलों के खिलाफ भी बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, तो ये काफी योग्य व्यक्ति था। कुलीनों के गैर तुर्क भाग ने खलजी विद्रोह का स्वागत किया। देखो, गैर तुर्क ऑलरेडी बैठे हुए थे और जैसे ही जलालुद्दीन आएगा रिप्लेस करेगा स्लेव डायनेस्टी के रूलर्स को, तो यहाँ पर इसका वेलकम किया जाएगा। कौन वेलकम करेंगे? गैर तुर्क, क्योंकि वैसे भी उनमें असंतोष फैला हुआ है। खलजी मिश्रित तुर्क अफगान मूल के थे। खलजी अपने आप को क्या बोलते थे? वैसे माना जाता था कि खलजी अफगान मूल के हैं, लेकिन जलालुद्दीन खलजी लोग बोलते थे कि हम तुर्क अफगानी है, ठीक है, लेकिन जो उत्तर भारत के तुर्क थे वो इनको अफगान ही बोलते थे। तो बेसिकली ये मिश्रित तुर्क अफगान मूल के थे। इनके सत्तारोहण ने उच्च पदों पर तुर्कों के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। अब ये जब पद पर बैठेगा जलालुद्दीन खिलजी, तो अब तक जो तुर्क
अपने सत्ता पर एकाधिकार बनाए हुए हैं वो टूटेगा। गैर तुर्क भी यानी अफगान और भारतीय मुसलमान भी उच्च पद पर जाकर बैठेंगे। जलालुद्दीन खिलजी मात्र 6 वर्षों तक ही शासन कर पाया और उसने बलबनी हुकूमत के कठोर पक्षों में नरमी लाने की कोशिश की। इसके अनुसार शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए। थोड़ा सा उदार टाइप का शासक था, ठीक है। तो जलालुद्दीन बहुत कम समय तक शासन कर पाया और इसका भतीजा और इसका दामाद, जिसके बारे में अभी आप पढ़ेंगे, अलाउद्दीन खिलजी, उसने एक अभियान चलाया था। उसमें जो उसको लूट में धन प्राप्त हुआ था, उस धन की प्राप्ति के लिए यहाँ से जा रहा था, लेकिन उसके द्वारा कॉन्स्पिरेसी करके इसकी हत्या करवा दी गई जलालुद्दीन की। बेसिकली ये था कि वो पद पर आना चाहता था, ठीक है। तो बस यही हुआ। बहुत कम समय तक इसका टाइम पीरियड हमें दिखाई देता है। थोड़ा सा ये सहिष्णुता की नीति अपनाकर चल रहा था, कठोर दंड से परहेज कर रहा था। जैसे बलबन के समय में दिखाई देता है कि वो काफी रक्त और लौह की नीति अपना रहा था, यहां पर वो नहीं दिखता है। आगे जलालुद्दीन की नीति को अलाउद्दीन ने पलट दिया, जो अपने विरोधियों को कठोर दंड देता है। तो कुछ समय के लिए ये 6 वर्षों का टाइम पीरियड था जब हमें दिल्ली में उदार शासन दिखाई देता है। अब आ जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। इसने काफी मजबूत तरीके से दिल्ली सल्तनत का न केवल विस्तार किया बल्कि प्रशासन में सुदृढ़ता लेकर आया। अपने चाचा जलालुद्दीन, चाचा भी था और इसका ससुर भी था, अपने चाचा जलालुद्दीन का धोखे से कत्ल करके ये सत्ता में आ गया। इसने अवध का सूबेदार रहते हुए दक्कन में स्थित देवगिरी पर हमला करके भारी खजाना लूटा था। यहां पर है देवगिरी। जब इसने यहां पर हमला किया तो इसने जितना खजाना लूटा था, उस खजाने की लालच में ही जलालुद्दीन इससे मिलने आता है। जलालुद्दीन इस खजाने को पाने की आशा में अपने भतीजे से मिलने कड़ा गया। अलाउद्दीन ने अपने चाचा का कत्ल करके सोने चांदी का खेल खेलते हुए, जैसे अलाउद्दीन अपने चाचा का कत्ल करेगा तो देखो, जब जलालुद्दीन के कुछ ऐसे भी लोग होंगे ना जो उसके फेवर में होंगे, तो ये सोने चांदी का खेल खेलता है, मतलब लोगों को लालच देता है। बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों को सोना चांदी ये सब ऑफर कर देता है और ऑफर करके कुलीन और जो सैनिक वर्ग था उसको अलाउद्दीन ने अपने फेवर में कर लिया। अपने विरोधियों को आतंकित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कठोर और निर्मम तरीके अपनाए। परिवार के विद्रोही सदस्यों को भी कठोर सजाएं दी। तो कुछ को तो इसने क्या करा, सोना चांदी दे दिया। कुछ ऐसे थे फिर भी विद्रोह कर रहे थे, तो इसने दमन करने में कोई कोताही नहीं की, बहुत ही बर्बरता के साथ उनका दमन किया, ठीक है। तो ये हमें खिलजी डायनेस्टी के समय दिखाई देगा। ये जो एक्सपांशन है ना यहाँ पर राजस्थान और ये गुजरात वाले क्षेत्र में, ये अलाउद्दीन खिलजी ही करेगा। अभी आप पढ़ेंगे जलालुद्दीन के काल में दिल्ली में आकर बसे हजारों मंगोलों का अलाउद्दीन ने सफाया कर दिया। इनके बीवी बच्चों को भी कठोर सजाएं दी। बोल रहा है कि ये जो मंगोल्स थे इन्होंने अटैक तो किया, करने की कोशिश की थी। इसके बारे में हमने देखा था कि किस तरह से जो बलबल हैं उसने किस तरह से बहुत ही सही तरीके से इनके अटैक्स का सामना किया, वो हम ऑलरेडी पहले भी पढ़कर आ चुके थे, ठीक है। तो मतलब कि कुल मिला के बचा कर रखा था इल्तुतमिश ने मंगोलों के आक्रमण से खुद को। फिर हम देखते हैं आगे बलबन के समय में भी वो स्थिति दिखाई दी, लेकिन फिर भी कई सारे मंगोल जो इस क्षेत्र में बसे हुए थे वो भारत में आ गए थे। किसके समय? जलालुद्दीन के समय में, और नॉर्थ इंडिया में आकर बस गए थे कई सारे मंगोल सैनिक आकर। तो बोल रहे हैं कि जलालुद्दीन के विपरीत जब अलाउद्दीन आया तो उसने ऐसे मंगोलों का सफाया कर दिया और इनके बीवी बच्चों को कठोर सजाएं दी जो ऑलरेडी भारत में रह रहे थे। अलाउद्दीन ने अमीरों को अपने खिलाफ षड्यंत्र से रोकने के लिए अनेक नियम बनाए। अलाउद्दीन जानता था कि जो बड़े बड़े तुर्क अमीर हैं ये लोग, अब देखो षड्यंत्र कैसे होगा, आज जैसा फोन या सिस्टम या कुछ इंटरनेट जैसी व्यवस्था तो थी नहीं, तो कोई भी षड्यंत्र कैसे होगा जब दो लोग मिलेंगे या दो लोगों के बीच में पत्र व्यवहार होगा, यानी कि आप कुछ लिख कर दोगे तभी उस तक बात जाएगी ना। तो कोई दो लोग मिलकर या भारतीय तुर्क किसी दूसरे विदेशी के साथ मिलकर इसके शासन को उखाड़ फेंकने के लिए षड्यंत्र ना करे, इसकी वजह से इसने बहुत ही सही तरीके से कंट्रोल किया षड्यंत्र को रोकने के लिए। क्या कि भोज समारोह और विवाह संबंध, कि अगर कोई अमीर बोल रहा है कि भैया हमने भोज आयोजित किया है, तो ये बोलता था नहीं, आप कोई भोज आयोजन नहीं कर सकते और ना ही कोई शादी विवाह हमारे परमिशन के बिना करेंगे। अगर आपको करना है तो बकायदा आप शादी विवाह करेंगे, पहले हमसे परमिशन लेंगे और गेस्ट लिस्ट
हमें पकड़ाया जाएगा कि कौन कौन उसमें आ रहा है। तो इस तरह से ये पूरी तरह से कंट्रोल रखता था कि अमीर जो है गुटबाजी ना कर पाए इसके खिलाफ। शराब और नशीली जितनी भी नशीली वस्तुएं थी उसके उपयोग पे इसने प्रतिबंध लगा दिया, स्पेशली अपने दरबार में, कि सेना या अन्य अधिकारियों के द्वारा इन नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं किया जाएगा। उसने जासूस सेवा की भी स्थापना की ताकि इसके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी हो इसको इमीडिएटली पता लग जाए। इन निर्मम उपायों से अलाउद्दीन ने अमीरों का हौसला तोड़ दिया था। जो अमीर थे, तुर्क हो गए या गैर तुर्क भी हो गए, वो इसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने में पूरी तरह से असफल हो रहे थे क्योंकि ये सारी चीजें इसके द्वारा लागू की जा रही थी। फिर उनके काल में कोई विद्रोह नहीं हुआ, जिसकी वजह से इसके काल में हमें कोई रिवोल्ट दिखाई ही नहीं दिया। अमीर कुछ कॉन्स्पिरेसी कर ही नहीं पाए तो विद्रोह कैसे करते। लेकिन दीर्घकालिक दृष्टि से राजवंश के लिए यह व्यवस्था हानिकारक साबित हुई। आप कब तक इस तरीके से उन्हें कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है, अपने टाइम में भले कर पाओगे लेकिन आगे जो आपका उत्तराधिकारी होगा वहां पर रिवोल्ट हो जाएगा। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद उसके चहेते मलिक काफूर ने अलाउद्दीन के नाबालिग बेटे को गद्दी पे बिठाया। अभी हम पढ़ेंगे मलिक काफूर की हिस्ट्री। मलिक काफूर एक स्लेव था। देखो, स्लेव दो टाइप के हमें दिखाई देते सल्तनत काल में। एक ऐसे गुलाम होते थे जो कि कौन सा काम करते थे, घर का जो क्या बोलते हैं, गृह सेवक के रूप में काम करते थे, घर में काम करते थे, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा ये सब। और एक ऐसे भी गुलाम होते थे जो सैन्य सेवा देते थे, उनको बहुत अच्छा प्रशिक्षण दिया जाता था। ऐसा ही गुलाम हमें मलिक काफूर दिखाई देता है जो इनको दक्कन के अभियान से मिलता है अलाउद्दीन के सेना को, और उन्होंने अलाउद्दीन को भेंट किया जो बाद में बहुत खास हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी का। तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद इवन कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी और मलिक काफूर के बीच में संबंध भी थे। ओके, तो मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद, क्योंकि वो उससे बहुत प्रेम करता था, जैसे ही मरा वो दौड़ा दौड़ा दिल्ली पर गया, फिर इसके नाबालिग बेटे को गद्दी पे बैठाया। बाद में मलिक काफूर पूरा जो शासन है वो अपने नियंत्रण में ले लेता है। तो बाद में अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के ही सेना मलिक काफूर की हत्या कर देते हैं। इसके बाद जल्द ही महल के पहरेदारों द्वारा काफूर को मार दिया गया। हिंदू से मुस्लिम बनाए जाने वाला व्यक्ति मलिक खुसरो तख्ते पे बैठ जाता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसके बाद से काफूर के बाद हमें खुसरो दिखाई देता है। इस काल के इतिहासकार खुसरो पर इस्लाम के खिलाफ जाने का आरोप लगाते हैं। अब बोल रहा है कि जो हमें अलाउद्दीन खिलजी के बाद काफूर दिखाई दिया वो तो बहुत कम समय के लिए। काफूर ये चाहता था, काफूर ने जो अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी बालिग पुत्र थे उन सबको तो जेल में डाल दिया और या तो हत्या कर दी, और जो नाबालिग बेटा था उसको गद्दी पे बिठा दिया। काफूर ने सेना भी भेजी थी जेल में कि जाओ और जाकर अलाउद्दीन खिलजी के बालिग पुत्रों की हत्या कर दो। लेकिन बालिग पुत्र और सेना के बीच में आपस में साठगांठ हुई और उन्होंने काफूर को ही मार दिया, और काफूर के मरने के बाद से खुसरो तख्त पे बैठता है। तो यहाँ पर राइटर बोलता है कि कई ऐसे हिस्टोरियंस हैं जिनका मानना है कि खुसरो इस्लाम के खिलाफ था। लेकिन अगर हम खुसरो के टाइम पीरियड की बात करें तो हमें देख के पता लगता है कि जो पुरानी व्यवस्था थी असल में वही तो आगे चल रही थी। ऐसा तो कुछ उसने परिवर्तन नहीं किया था जिसकी वजह से बोला जा सके कि वो इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा था। ना ही कभी मुस्लिम अमीरों या दिल्ली की जनता ने उसके खिलाफ खुलकर विरोध किया हो कि हमें देखने को मिला कि अगर ऐसा कुछ है कि खुसरो मुसलमान के खिलाफ कुछ कर रहा है तो वहां के लोग भी विरोध करें, ऐसा भी नहीं दिखाई दिया, ठीक है। यहां तक कि दिल्ली के सुप्रसिद्ध सूफिया संत निजामुद्दीन औलिया ने मान्यता दी किसको, खुसरो को। जब खुसरो ने उनको भेंट भेजा तो उन्होंने उसकी भेंट को स्वीकार करके उसको एज अ उसकी सत्ता को मान्यता दे दी कि भाई हम आपको मान रहे हैं दिल्ली के सुल्तान के रूप में। 1320 में गियासुद्दीन तुगलक के नेतृत्व में अधिकारियों के एक दल ने बगावत कर दिया जहां मलिक खुसरो हारा और उसे मार डाला गया, और इसी के साथ में खिलजी डायनेस्टी खत्म हो जाती है और तुगलकों का शासन चालू होता है। 1320 से लेके 1414 एनसीईआरटी में बोला गया, बहुत सारी बुक्स में आपको 1414 मिलेगा, एनसीईआरटी में 1412 बोला गया, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपको डिटेल नहीं बताई, केवल एक राजवंश के बारे में बता दिया है। बोल रहा है कि खिलजी में हमें दिखाई दिया, अब तुगलक दिखाई देंगे खिलजी के बाद। तुगलक में गियासुद्दीन तुगलक जो है वो इस वंश की नींव रखता है और 1412 तक इन लोग का शासन चलता रहा। तुगलक के 3 सुयोग्य शासक जिनके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो बहुत फेमस होता है अपनी उल जलूल पॉलिसी की वजह से, काफ़ी पढ़ा लिखा था, इवन जितने अभी तक सुल्तान थे उसमें सबसे पढ़ा लिखा था। फिरोज शाह तुगलक जो है वो अपनी कुछ उदार पॉलिसी की वजह से जाना जाता है। पहले 2 सुल्तानों के साम्राज्य में लगभग पूरा देश शामिल था। गियासुद्दीन तुगलक, पूरा देश क्या ही है, ये वाला हिस्सा बोल रहा है, ये तुगलक डायनेस्टी के टाइम पीरियड में ये
बोल रहा है फिरोज शाह तुगलक जब रूल करता है ना, तो फिरोज शाह तुगलक के हाथ से ये दक्षिण भारत वाला क्षेत्र भी निकल जाता है और बंगाल वाला क्षेत्र भी निकल जाता है। फिरोज की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का विघटन हुआ और उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोलता है कि जब फिरोज शाह की भी मृत्यु हो जाएगी, तुगलक डायनेस्टी का अंत होगा, तब दिल्ली डिक्लाइन होने लग जाता है। उधर 1398 में दिल्ली पर तैमूर लगातार हमला कर रहा था, उससे भी तुगलक साम्राज्य के विघटन पर इम्पैक्ट पड़ा। ये तो हमने जाना डायनेस्टीज के बारे में। दो डायनेस्टी आपने डिस्कस करा, एक खिलजी और एक तुगलक। खिलजी के रूलर्स देखे आपने, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन। इसी तरह आपने तुगलक का पढ़ लिया यहाँ पर कि किस तरह से हमें दो इंपॉर्टेंट दिखाई देते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, अब आ जाते हैं दिल्ली सल्तनत का प्रसार। किस तरह से दिल्ली सल्तनत का प्रसार हुआ, यानी यहाँ तक तो आपको पता है। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे कि यहाँ कौन से अभियान चलाए और दक्षिण भारत की तरफ कौन से अभियान चलाए। ठीक है, अजमेर और उसके कुछ पड़ोसी क्षेत्र जो थे, जैसे पूर्वी राजस्थान दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में आ गया, लेकिन दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान सल्तनत के नियंत्रण से बाहर ही रहे। आपको पता है कि ये वाला जो हिस्सा था, ये वाला पूर्वी राजस्थान वाला, यहाँ तक तो दिल्ली सल्तनत का कंट्रोल था, लेकिन बोल रहा है कि जो पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सा था राजस्थान का, ये अभी उसके नियंत्रण से बाहर थे। अलाउद्दीन के समय की बात करेंगे। जलालुद्दीन बहुत कुछ नहीं कर पाया, 6 वर्ष का शासनकाल था। अलाउद्दीन के सत्तारोहण के बाद एक नई स्थिति विकसित हुई। 25 वर्षों के अंतराल में ही दिल्ली सल्तनत की सेनाओं ने न केवल गुजरात और मालवा वाले क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, बल्कि राजस्थान के जितने भी अधिकांश राजपूत राज्य हैं उनको भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इतना ही नहीं, दक्कन और मदुरै तक, दक्षिण भारत तक इन्होंने अभियान चलाया। लेकिन हमें पता लगता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने भले दक्षिण भारत तक अभियान चलाया, लेकिन वो दक्षिण भारत के क्षेत्रों को डायरेक्ट अपने नियंत्रण में नहीं करता है। इसी वजह से मैप ऐसा दिखाई देता है। उसने केवल यहाँ पर अटैक किया और इनको बोला कि भाई तुम सालाना जो है हमें नजराना भेजो, और अगर किसी भी साल मिस हुआ तो हम तुम पर वापस अटैक कर देंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट कंट्रोल में तो ये क्षेत्र आ जाएगा, इनडायरेक्टली दक्षिण भारत तक इसने अभियान चलाया। प्रसार के इस नए युग का आरंभ अलाउद्दीन खिलजी ने किया और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में यह अपने चरम पर पहुंचा। तो बोल रहे कि खिलजी से तुगलक में कौन से राजवंश अलाउद्दीन में चालू हो रहा है और मोहम्मद बिन तुगलक में अंत हो जाएगा, इसका यहां पर चरम पे पहुंचता है। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद यहां पर हमें पता लगता है जब फिरोज शाह तुगलक रूल करता है, तो ये क्षेत्र मोहम्मद बिन तुगलक की पॉलिसीज की वजह से आगे हाथ से निकल जाएगा और एक छोटा सा किंगडम मिलता है फिरोज शाह तुगलक को। ठीक है, लेकिन वो उसी पे अच्छे से रूल करता है। अब ये अभियान दिखा रहा है, गुजरात का अभियान कैसे चलाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ पर है ये आपका गुजरात वाला क्षेत्र। तुर्क शासकों के लिए मालवा और गुजरात पर नियंत्रण करना जरूरी, क्योंकि यह क्षेत्र न केवल उपजाऊ आबाद था, ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल क्षेत्र था मालवा और गुजरात वाला। साथ ही हमें गुजरात में बहुत सारे पोर्ट्स दिखाई देते हैं, महत्वपूर्ण हमें बंदरगाह दिखाई देते हैं, और उन बंदरगाहों से व्यापार हो रहा था। कहाँ से? तो यहाँ पर है आपका ईरान है, इराक है, ये जो गल्फ ऑफ पर्शिया है वहाँ से होके ट्रेड हो रहा था। साथ में इधर चले जाइए, वर्ल्ड मैप आपने देखा होगा, अफ्रीका हो गया, इधर आ जाइए साउथ ईस्ट एशिया हो गया, चीन के साथ भी यहाँ से ट्रेड हो रहा है। तो बेसिकली गुजरात पे क्यों नियंत्रण करना चाहा अलाउद्दीन खिलजी ने? क्योंकि गुजरात उपजाऊ क्षेत्र तो था ही, यहाँ पर हमें हस्तशिल्प भी दिखाई देते हैं, जैसे बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साधारण और उम्दा किस्म के वस्त्र बनते हैं। और साथ ही इसका जो पोर्ट था ना, बंदरगाह था, वो बहुत महत्वपूर्ण था पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और दक्षिण पूर्वी एशिया और चीन से व्यापार करने के लिए। तो इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व था। सेनाओं के लिए अरबी और इराकी, तुर्की घोड़े की आपूर्ति बहुत महत्वपूर्ण थी। अब देखो क्या था, अलाउद्दीन खिलजी अच्छी भली अपनी सेना बना रहा था और इनकी सेना के लिए बहुत डिमांड थी। कौन से घोड़ों की? अरबी, इराकी, तुर्की घोड़ों की। पहले ये सप्लाई यहाँ से हो जाता था, लेकिन यहाँ पर जब मंगोलों ने अपना कंट्रोल कर लिया था वेस्टर्न सेंट्रल एशिया में, तो ये रूट जो है वो बंद हो चुका था, ट्रेड रूट, यहाँ से डायरेक्ट सप्लाई नहीं थी। तो बंदरगाह जो गुजरात का था, ये महत्वपूर्ण इनके लिए एक स्थल हुआ कि यहाँ पर्शियन गल्फ से घोड़ों का आयात किया जा रहा था, और वो घोड़े इनकी सेना के लिए बहुत जरूरी थे। ठीक है, 1299 के आरंभ में अलाउद्दीन खिलजी के सुप्रसिद्ध सिप सलाहकारों में से एक की सेना
राजस्थान के रास्ते गुजरात पर चढ़ गई और उस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब बोलता है कि 1399 के आसपास पता लगता है कि अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी ना, उसने अटैक कर लिया। अब अटैक ये डायरेक्टली नहीं करती है, अटैक ये यहाँ पर हमें चित्तौड़ दिखाई देता है, तो ये इस तरह से अटैक करती है इसकी सेना, और इसने गुजरात पर कंट्रोल कर लिया। गुजरात का जो शासक था वो भाग खड़ा हुआ। गुजरात पर नियंत्रण के बाद रास्ते में पड़ने वाला जो जैसलमेर था, इस पर भी इन्होंने अपना कब्जा कर लिया। तो 1299 के आसपास अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना है वो जैसलमेर, गुजरात, इसको अपने नियंत्रण में ला चुकी थी। यहां तक इनका एक्सपांशन हो चुका था। ठीक है, मलिक काफूर यही पकड़ा गया गुजरात के अभियान में, और जो अलाउद्दीन खिलजी के सिप सलाहकार थे उन्हें लगा था कि मलिक काफूर काफी योग्य है। 1000 स्वर्ण दिनार देकर इसे खरीदा गया था, इतना योग्य था ये। उन्हें लगा कि भाई हम इसे गिफ्ट में दे देते हैं, अलाउद्दीन खिलजी बहुत खुश होगा, खुश भी हुआ। लेकिन बाद में मलिक काफूर इतना योग्य था कि ये खुद एक महत्वपूर्ण पद पर स्थापित हो जाते, सेना को लीड करने लगता है। तो मलिक काफूर यही पकड़ा गया, जो अलाउद्दीन का जल्दी बहुत विश्वास पात्र बन गया। आगे देवगिर के यादव राजा, जिनका नाम था रामचंद्र, इसकी सहायता से जो पद से हटा था, गुजरात में जो पद से हटा राजा था जिसका नाम था रायकरण, इसकी हेल्प कर दी देवगिर के राजा रामचंद्र ने, और रायगढ़ जो है वो दक्षिण गुजरात में बना रहा। ये जो है ना कहीं दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन को अच्छा नहीं लगा कि भाई ये आप क्यों हेल्प कर रहे हो रायकरण की। जब देवगिरी के राजा रामचंद्र ने रायकरण की हेल्प की दक्षिण गुजरात में बने रहने में, तो वो वैसे ही उसके आंख में चढ़ गया था कि भाई इसको भी निपटाना पड़ेगा। लेकिन अभी राजस्थान बहुत बड़ा इशू था। अब यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दी कि ये इधर से क्या बोलते हैं, जैसलमेर, गुजरात पर नियंत्रण तो स्थापित कर लिया, लेकिन गंगा घाटी और गुजरात जाने के लिए सीधा रास्ता जो है ना वो इधर से जा रहा था, चित्तौड़ और मेवाड़ के किलों से। और कहीं ना कहीं अलाउद्दीन के मन में था कि हमारे गुजरात और गंगा के क्षेत्र में सीधा व्यापार चलने के लिए जरूरी क्या है कि ये रास्ता साफ हो। कल को हमारा जो व्यापारिक काफिला गुजरे और यहाँ पर राजपूत राजाओं ने उसे गुजरने से मना कर दिया या रोक दिया, तो हमारे लिए प्रॉब्लम ना हो जाए। तो पहले उसका ध्यान रणथंभौर ने खींचा, जहां पृथ्वीराज चौहान के वंशज शासन कर रहे थे, जिसका शासक था हमीरदेव। गुजरात अभियान बाद दिल्ली लौटते समय लूट के माल को लेकर, देखो अलाउद्दीन खिलजी की सेना में कई सारी सेना ऐसी भी थी जिसे कहा जाता है कि वो मंगोल सैनिक थे। कुछ मंगोल आ गए थे और वो सुल्तान की सेना में सम्मिलित हो गए थे। तो यहाँ पर राइटर यही बोलता है कि हाँ, राइटर यहाँ पर यही बोलता है कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना में जो मंगोल सैनिक थे, जब ये गुजरात से लूट करके जा रहे थे तो उन सेनाओं में आपस में विवाद हो गया, और मंगोल के जो सैनिक थे उन्होंने बोला कि हमको लूट का प्रॉपर माल नहीं मिला, और वो इसी गुस्से में आकर भाई आपस में विद्रोह हुआ, और जब उनकी हत्या करने की बारी आई, कईयों को मार भी दिया गया। तो दो ऐसे मंगोल जो है वो कहाँ चले गए, रणथंभौर के शासक के पास चले गए, हमीरदेव के पास चले गए शरण के लिए। उस समय रणथंभौर का किला बहुत मजबूत किला माना जाता था, काफी मजबूत राजपूत किला था। तो रणथंभौर के शासक हमीरदेव के सामने अलाउद्दीन खिलजी ने एक अपने व्यक्ति को भेजा, दूत को भेजा कि बोलो उनको कि या तो उन मंगोल सैनिक को मार दे, नहीं मारना है तो हमारे हवाले कर दे। हमीरदेव राजपूत बोलते हैं कि भाई हमारे द्वार पे कोई शरण लेने आए तो हम उसको मना नहीं कर सकते, हम शरण देंगे, या तो हम छोड़ते तो तुम इन्हें जाने दो फ्रीली, और नहीं जाने दे रहे हो आपका मन है, आप हम पर अटैक कर सकते हो। रणथंभौर के राजा बहुत कॉन्फिडेंट थे, उनका किला बहुत मजबूत था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिप सलाहकार की एक कमान भेजी, तो पहली कमान जो रणथंभौर पर जाती है उसको हमीरदेव ने पीछे धक्का दे दिया, मतलब काफी पावरफुल था वो। लेकिन फिर अलाउद्दीन खिलजी जो है वो खुसरो के साथ मिलकर खुद नेतृत्व या मोर्चा संभालता है। 3 माह तक रणथंभौर किले की घेराबंदी की गई और फाइनली रणथंभौर पर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया। और फिर इसके बाद अलाउद्दीन नजर दौड़ाएगा किसकी तरफ, चित्तौड़ की तरफ नजर दौड़ाएगा, जिसका राजा रतन सिंह था। रतन सिंह की स्टोरी आपने सुनी होगी, नहीं तो अभी मैं बता देती हूँ। रतन सिंह ने खलजी की सेनाओं को मेवाड़ के इलाके से होकर गुजरात जाने की अनुमति नहीं दी कि भाई आप यहाँ से होकर गुजरात नहीं जा सकते हो, आपका काफिला हम नहीं गुजरने देंगे। तो भाई कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी के दिमाग में था कि इस पर हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, चित्तौड़ पर कंट्रोल करना पड़ेगा। तो उधर
जैसलमेर आ गया, गुजरात आ गया, रणथंभौर आ गया, अब चित्तौड़ बचा हुआ है। देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक लोक कथा में विश्वास करते हैं। ये लोक कथा जो है मलिक मोहम्मद जायसी ने कही है, जो पूरी तरह से काल्पनिक प्रदर्शित होती है। उनका कहना था, आपने भी एक मूवी देखी होगी पद्मावत मूवी, वो इसी छोटी सी 2 लाइन पर आधारित है, जिसमें बहुत सारी बातें बोली गई हैं। बहुत सारे राजस्थान के इतिहासकार हैं जो इसको डिनाई करते हैं। उस लोक कथा ने ये बोला कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अटैक इसलिए नहीं किया क्योंकि उसके काफिले को जाने से मना किया गया, बल्कि इसलिए अटैक किया क्योंकि जो राजा रतन सिंह था, उनकी पत्नी थी पद्मिनी, वो बहुत खूबसूरत थी। और पूरी स्टोरी बताई है मलिक मोहम्मद जायसी ने, जो पूरी तरह से कल्पना पर आधारित है कि ये सिंगली द्वीप यानी श्रीलंका से बिलोंग करती थी पद्मिनी। और राजा रतन सिंह ने बहुत क्या बोलते, एक जो तोता था, बोलने वाला तोता, उसने बहुत तारीफ की थी पद्मिनी की। राजा रतन सिंह वहां तक जाते हैं, उनसे विवाह करते हैं, जबकि थोड़ा सा इम्पॉसिबल टाइप का फ्लाइट, ट्रेन, ये सब बस नहीं होता था, तो घोड़े से जाना रहता था। तो जाएगा उतनी दूर से, विवाह करके लाएगा, तब तक उसके राज्य का क्या होगा। तो ऐसी कहानी है। बाद में बोला गया कि इसने अटैक किया था, इसी वजह से पद्मिनी का चेहरा दिखाया गया था एक शीशे में, एक झलक के लिए बोल रहा था अलाउद्दीन की मुझे उसकी एक झलक दिखा दी जाए। और राजपूत राजा ने झलक भी दिखा दी, जो थोड़ा सा राजपूतों के डिग्निटी के खिलाफ है। ऐसा होता नहीं है, जनरली वो मरने मराने पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा माना जाता है कि बढ़ा चढ़ाकर बोली गई। और ये बात तो पूरी तरह से ही गलत है कि इसकी सौंदर्य से खुश होकर उनने हमला किया, सिर्फ इस वजह से। अलाउद्दीन ने 1303 में किले पर धावा बोल दिया। जितनी भी राजपूत स्त्रियां थी वो जौहर कर लेती है। जौहर हमें यहाँ भी दिखाई देता है जब अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था रणथंभौर में, तो रणथंभौर के किले की भी स्त्रियों ने जौहर किया था और अनेक योद्धा युद्ध लड़ते हुए मारे गए। अलाउद्दीन के नाबालिग बेटे को यह किला सौंप दिया गया। हालांकि बाद में आगे रतन सिंह के उत्तराधिकारियों को भी वो किला दे दिया जाता है। बस वो बोलते हैं कि तुम हमारी अधीनता स्वीकार करके रखे रहो। देखो जौहर क्या है, जौहर सुसाइड नहीं होता था। बेसिकली ये जब मंगोल्स अटैक करते थे उस समय ये व्यवस्था प्रचलित हुई थी। मंगोल्स के अटैक करने से पहले तक ये व्यवस्था थी कि जब भी कोई 2 लोग लड़ाई लड़ते थे तो उनकी सेना लड़ाई लड़ती थी, उसमें जो आम लोग या सिविलियंस होते थे उनका पार्टिसिपेशन नहीं होता था, ना उन पर अटैक किया जाता था। जो जीत जाएगा उसका वो क्षेत्र हो जाएगा। लेकिन हमें दिखाई दिया कि मंगोल्स जब अटैक कर रहे थे दिल्ली पर या अंदर के क्षेत्रों में वो घुसे थे, तो उनकी लड़ाई केवल सेना से नहीं होती थी, वो जो आम सिविलियंस थे उन पर भी अटैक कर देते थे। उनकी महिलाओं के साथ गलत बर्ताव किया जाता था, बलात्कार वगैरह, दास बना लिया जाता था या हत्या कर दी जाती थी। तो उसके बाद से ये ट्रेंड आया। तो अब क्या था, जब राजस्थान में हम देखते हैं विभिन्न राजपूत राज्यों में ये चीज दिखाई दी कि अगर अंतिम समय तक वो लड़ते थे और जब उन्हें पता लग जाता था कि अब वो जीत नहीं पाएंगे, तो वहां की जो महिलाएं थी वो अपनी आबरू बचाने के लिए अपने आप को जलती हुई आग के हवाले कर देती थी। उसको यहाँ पर किसकी संज्ञा दी गई है, जौहर की संज्ञा दी गई। तो जौहर एक अलग चीज है, सती प्रथा एक अलग चीज है। सती प्रथा बिल्कुल ही अलग है, डिफरेंट चीज है, ठीक है। अलाउद्दीन ने जालौर को रोन डाला, जो गुजरात के रास्ते में पड़ता था। उसने राजपूत राज्यों में सीधा प्रशासन स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। एक और हमें इंटरेस्टिंग चीज दिखाई कि इसने कई सारे राजपूत राज्यों को जीता, लेकिन फिर भी ये बहुत इंटरेस्टेड नहीं था राजपूत राज्यों को जीतकर उसको रूल करने में। कुछ क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में रखा और कुछ पर वहां के शासकों को रूल करने दिया। बस बोला कि तुम हमारी अधीनता स्वीकार कर लो और वार्षिक रूप से तुम हमें नियमित तौर पर कुछ भेंट देते रहो, जिसे खिराज बोला गया। तो ये देना पड़ा और बाकी राजपूत राजा यहाँ पर रूल करते रहे, ठीक है। दक्कन और दक्षिण भारत, अब दक्षिण भारत की तरफ भी इसने अभियान चलाया। आप इस मैप में देखोगे ये वाला हिस्सा तो जीत चुका था ये, और इसको नियंत्रण भी किया। यहाँ पर भी अभियान चलाता अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन ये यहाँ पे सम्मिलित इसलिए नहीं है क्योंकि अभियान चला के केवल इससे नजराना मांगा जाता था वार्षिक। बोला कि हम तुमको अपने कंट्रोल में नहीं करेंगे, उनके लिए थोड़ा सा टफ था, दक्षिण में कैसे कंट्रोल कर लेगा। राजस्थान विजय के दौरान ही मालवा पर नियंत्रण किया, जहां प्रत्यक्ष शासन स्थापित कर एक सूबेदार को नियुक्त कर दिया। 306 से 7 के बीच अलाउद्दीन के द्वारा 2 अभियान, पहला रायकरण के खिलाफ जो मालवा की सीमा बगलाना पर राज कर रहा था, अभी हमने पढ़ा था ना गुजरात के दक्षिणी हिस्से में रायकरण रूल कर रहा था, और दूसरा देवगिरी में यादव वंश का शासक जिसका नाम था रामचंद्र। तो रामचंद्र और रायकरण के खिलाफ ये 2 अभियान चलाए दक्कन वाले क्षेत्र में। राय रामचंद्र ने काफूर के आगे आत्मसमर्पण कर दिया
रामचंद्र जो यादव वंश का शासक था, उसने जब मलिक काफूर, ये बेसिकली दक्षिण का अभियान काफूर चलाता है, तो मलिक काफूर ने जब ये अभियान चलाया, रामचंद्र ने जब अपना सरेंडर कर दिया, तो काफूर ने उसको गुजरात का एक किला दिया और उसकी बेटी से अलाउद्दीन खिलजी का विवाह हुआ, वैवाहिक संबंध स्थापित हुए और उसको बदले में बोला गया कि तुमको क्या करना है, तुमको अब हमें वार्षिक रूप से जो भी है वो नजराना देते रहना है। तो इस तरह जो रामचंद्र है उससे एक डील यहाँ पर हमें होती हुई दिखाई दी। काफूर आगे बढ़ता है। 1309 से 1311 के बीच मलिक काफूर ने दक्षिण भारत में 2 अभियानों का नेतृत्व किया। एक तेलंगाना क्षेत्र में वारंगल वाला जो रीजन है वहां, दूसरा द्वार समुद्र, यहां से एंट्री होती है इसलिए द्वार समुद्र इसे कहते हैं, मालाबार रीजन को। और हमें कहाँ दिखाई देता है, द्वार समुद्र कर्नाटक वाला क्षेत्र है, फिर मालाबार वाला रीजन है और इधर मदुरै यानी तमिलनाडु। यानी अब अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत की तरफ बढ़ेगा। वारंगल हो गया, कर्नाटक या द्वार समुद्र हो गया, मालाबार हो गया और इधर हमें दिखाई देता है तमिलनाडु या मदुरै वाले रीजन, वहां पर सैन्य अभियान चलाता है, 1 बाय 1 उनको डिफीट करता है। और मलिक काफूर जब दक्षिण भारत की तरफ जा रहा था, उसे लगा था कि मैं इस्लाम का प्रचार प्रसार करूंगा, लेकिन उसे जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वहां पे ऑलरेडी कई सारी मुस्लिम बस्तियां बसी हुई थी, क्योंकि व्यापार तो काफी पहले से हो रहा था ना, तो ये उसे नहीं था, उसके लिए बहुत आश्चर्यजनक था। मुस्लिम सेनाएं पहली बार मदुरै तक पहुंची, जहां से अथाह संपत्ति लेकर वापस आई, तो इनका उद्देश्य था यहाँ से ज़्यादा लूट करके लाना और शासकों के खजाने हाथी सौंपने, सालाना खिराज देने को मजबूर कर दिया कि तुमको हमको हर साल नजराना देना होगा, जिसमें तुमको अच्छे हाथी, खिराज, मतलब जो भी आपका संपत्ति होगा वो वार्षिक रूप से हमको देना पड़ेगा, उसका एक हिस्सा। अलाउद्दीन की मृत्यु बाद अगले 1.5 दशक में ही सभी दक्षिण राज्यों का सफाया हो गया, उनके प्रशासन को सीधे दिल्ली के प्रशासन में ला दिया गया। तो बोल रहा है कि अलाउद्दीन के टाइम पीरियड में तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अलाउद्दीन के टाइम पीरियड में केवल इनसे ट्रीटी की गई। अलाउद्दीन के मरने के कुछ समय के बाद ही इसको डायरेक्ट नियंत्रण में ला दिया, देख सकते हो आप ये तुगलक के टाइम पीरियड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे 1320 में गियासुद्दीन तुगलक के सत्तारोहण के बाद आगे बढ़ने की अबाध नीति अपनाई गई। बेटे मोहम्मद बिन तुगलक को देवगिरी में नियुक्त किया गया, जिसने वारंगल पर घेरा डाला। तो बोल रहा है कि खिलजी के बाद काफूर बना, अलाउद्दीन खिलजी के बाद काफूर के नियंत्रण में चीजें आई, लेकिन वो बहुत कम समय के लिए, और फिर नई डायनेस्टी आ जाती है जिसको आप तुगलक डायनेस्टी बोलते हैं। तो बोल रहे हैं कि तुगलक डायनेस्टी का पहला रूलर गियासुद्दीन तुगलक का सत्तारोहण हुआ और फिर इन्होंने वापस से दक्षिण की तरफ बढ़े, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक को देवगिरी में नियुक्त किया गया, जिसने वारंगल पर भी घेरा डाला। तो वापस अब ये दक्षिण की तरफ अभियान चलाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी सेनाओं को पुनर्गठित कर माबर को जीत लिया था। माबर मतलब ये मालाबार वाला रीजन नहीं है, ये इस वाले क्षेत्र को बोल रहे हैं, मदुरै और आसपास के क्षेत्र को। उड़ीसा पर भी इसने हमला करके यहाँ से भी काफी सारा माल जीता और बंगाल को अपने अधीन बना लिया। तो बंगाल जो है काफी समय से इनके नियंत्रण से बाहर था, जब से बलबन का एक उत्तराधिकारी वहां पर रूल कर रहा था। तो बंगाल दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण से उसी समय से बाहर था। और कौन? मोहम्मद बिन तुगलक वापस से बंगाल को अपने नियंत्रण में ले आएगा। इसी तरह 1324 तक दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र मदुरै तक फैल गया, यानी यहां तक फैल चुका है। कब तक? किसके टाइम पीरियड में? तुगलक के समय में। और मोहम्मद बिन तुगलक ने ये अभियान चलाए थे दक्षिण की तरफ। अब दक्षिण की तरफ जब मोहम्मद बिन तुगलक ने इतने सारे अभियान चलाए और वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा, तो पगला जाएगा ना। तो सल्तनत के इस आकस्मिक प्रसार ने बेहद प्रशासनिक और वित्तीय समस्याएं पैदा की, जिसका मोहम्मद बिन तुगलक को सामना करना पड़ा। तो बहुत सारा सक्सेस तो उसको मिला, लेकिन उसके बाद वो उसको मैनेज नहीं कर पा रहा था कि कैसे यहाँ पे प्रशासन की व्यवस्था लाई जाए, कैसे यहाँ पे फाइनेंशियल सिस्टम को मैनेज किया जाए। ओके, अब आ जाते हम आंतरिक सुधार और प्रयोग पे। आंतरिक सुधार प्रयोग क्या किए? सबसे पहले हम जानेंगे कि खिलजी डायनेस्टी के जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने क्या क्या चेंजेस किए। उसने बहुत सारे आंतरिक सुधार किए थे। सुल्तान ने अनेक आंतरिक सुधार किए जिससे प्रशासन को बेहतर बनाया जा सके। सबसे पहले हमें दिखाई देता है कि अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना की संख्या को बहुत बढ़ा रहा था। क्यों बढ़ा रहा था? क्योंकि यहाँ पर मंगोल टिके हुए थे, तो वो पूरी तरह से तैयार करना चाहता था अपनी सेना को कि भाई मैं
प्रिपेयर्ड रहूं मंगोलों से लड़ने के लिए। अब इतनी बड़ी सेना रखने के लिए उतनी बड़ी सेना का खर्चा उठाना होगा, उसको सैलरी देना होगा, और उतनी सैलरी ये अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो इसने क्या डिसाइड करा कि क्यों ना हम वो सैलरी ही कम कर दें, सैलरी कम कर दें। अब सैलरी कम करोगे तो वो किसान अपना वो सेना अपना खर्चा कैसे चलाएगा, तो इसलिए सेना का खर्च भी कम कर दे। खर्च कम करने के लिए बाजार में वस्तुओं को थोड़ा सा नियंत्रित कर लिया जाए। तो इस वजह से चित्तौड़ अभियान से लौटने के बाद अलाउद्दीन ने दिल्ली में 3 बाजार स्थापित किया। एक बाजार अनाजों के लिए, दूसरा कीमती कपड़ों के लिए, और तीसरा घोड़े, गुलाम और मवेशियों के लिए। और इन तीनों बाजारों पर नियंत्रण रखा जाता था, इनकी कीमतों पर नियंत्रण रखा जाता था। ये जो तीनों बाजार थे, इस पर जिस अधिकारी का नियंत्रण होता था उसको बोला जाता था शाहना, जो देखता था कि प्रॉपर रजिस्टर किया जाता था जो भी वहाँ पर बेचने वाला होता था। और दूसरा कि जितनी भी वस्तुएं जा रही है, क्या वो मूल्य जो निर्धारित किया उससे ज़्यादा में तो नहीं जा रही हैं। नगद रूप में मालगुजारी की वसूली के कारण अलाउद्दीन अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था। मालगुजारी इसने नगद लेना चालू किया, अनाज नहीं नगद लेगा, ठीक है। बाजार नियंत्रण के अलावा अलाउद्दीन ने मालगुजारी प्रशासन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए, ठीक है। सल्तनत का पहला बादशाह था जिसने दोआब के अनिर्दिष्ट क्षेत्र, यानी गंगा यमुना दोआब वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर ऐसे क्षेत्र जो कि इक्ता व्यवस्था में नहीं थे। इक्ता व्यवस्था मतलब जहाँ पर किसी अधिकारी के नियंत्रण में वो क्षेत्र दे दिया जाता था। अब इसने क्या करा, ऐसे सभी क्षेत्रों की नपाई करवाई, और नपाई करवा के उसने उस पर मालगुजारी आरोपित किया कि वहाँ का हर व्यक्ति, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो आम व्यक्ति हो, सबको अपनी जमीन के माप के आधार पे इतना इतना मालगुजारी देना पड़ेगा। जिससे इस क्षेत्र के जो जमींदार थे खुद और मुकद्दम, वो भी कर देने लग गए। और उनको ये अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उनसे भी अब कर लिया जा रहा था क्योंकि ये एकता व्यवस्था में नहीं था, ये सारी जमीनें इंडिपेंडेंट थी। तो इनसे अब मालगुजारी लेगा। मालगुजारी की सीधी वसूली के लिए आमिल और हाकिम, लेकिन ये वसूली कौन करेगा, राजा तो करेगा नहीं। तो जिन अधिकारियों की नियुक्ति की गई उनको आमिल और हाकिम कहा जाता था, और आमिल और हाकिम को ठीक ठाक सैलरी दी जाती थी। इसका थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज़रूरी था, लेकिन फिर भी ये गड़बड़ ना करे। अलाउद्दीन खिलजी समय समय पे इनके खातों की जांच कराता था। कहीं से भी छोटी सी भी गड़बड़ी नजर आती थी तो उठा के लटका दिया जाता था इन लोगों को। अब मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद मोहम्मद बिन तुगलक, जो तुगलक डायनेस्टी का रूलर था, इसने बहुत सारे प्रयोग किए थे। अलाउद्दीन खिलजी के बाद मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा शासक था जिसने बहुत सारे प्रयोग किए, और ये अपने प्रयोगों की वजह से काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। देखो, काफ़ी पढ़ा लिखा था तो दिमाग काफ़ी चला रहा था, लेकिन भारत में कई जगह पर वो चीज़ें सक्सेसफुल नहीं हो पाई। वह धर्म दर्शन का विद्वान था, खुले दिमाग वाला, मुस्लिम सूफियों के साथ हिंदू योगियों से भी विचार विमर्श कर रहा था। यानी कि थोड़ा सा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉलरेंस था, किसी एक धर्म की तरफ इसका झुकाव नहीं था। सत्तारोहण के शीघ्र बाद, जैसे ही ये पद पर बैठा, उसके तुरंत बाद मोहम्मद तुगलक ने जो कदम उठाए उनमें सबसे विवादास्पद था राजधानी का दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरण करना। कैपिटल शिफ्टिंग क्यों की जाती थी? देखो, जो ये था, इसकी कैपिटल क्या थी? दिल्ली थी। और दक्षिण भारत की तरफ इसने अभियान तो चलाए थे, काफी बड़ा क्षेत्र नियंत्रित हो गया था, लेकिन फिर भी इसको था कि मैं दक्षिण पे तभी कंट्रोल कर पाऊंगा जब मेरी कैपिटल वहां पर। तो इसने अपनी दूसरी कैपिटल ना दौलताबाद, देवगिरी शिफ्ट करने की सोची। क्यों? क्योंकि जहां पर राजधानी होती है वहां पर पॉपुलेशन बसनी चालू हो जाती है। अगर कैपिटल यहाँ है तो यहाँ पर ही पॉपुलेशन होगी, यहाँ ही सेना होगी, और यहाँ पर कोई भी विद्रोह होगा, सेना को आने में समय लगेगा। लेकिन अगर दूसरी कैपिटल यहाँ बना दी तो यहाँ पर भी सेना होगी, यहाँ कोई रिवोल्ट होगा, इजीली ये लोग मैनेज कर पाएंगे। तो कैपिटल दूसरी बनाई देवगिरी को। इसने बहुत बड़ी पॉपुलेशन भेजी दिल्ली से देवगिरी की तरफ। ये सक्सेसफुल नहीं रहा क्योंकि कई सारे लोग दौलताबाद जाते हुए रास्ते में ही मर गए, गर्मी वगैरह टेम्परेचर से, क्योंकि गर्मी में इनको निकाला गया था देवगिरी के लिए। दूसरा, जो कुछ लोग बचे थे उनका वहां पर मन नहीं लगा, और लास्ट में खुद इसको रियलाइज हुआ, किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को, कि जैसे दिल्ली से दक्षिण पे नियंत्रण नहीं किया जा सकता, वैसे ही इसको रियलाइज हुआ कि दौलताबाद से दिल्ली पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। ठीक है,
ठीक है, ये हमें यहाँ पर दिखाई दिया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आगे, 14वीं सदी में संसार में चांदी की कमी हो गई थी पूरे वर्ल्ड लेवल पर, और चांदी की कमी को पूरा करने के लिए इसने क्या सोचा कि हम चांदी की मुद्रा की जगह कोई एक सांकेतिक मुद्रा लेकर आते हैं। जैसे आज पूरे वर्ल्ड में सांकेतिक मुद्रा ही तो चलता है, हम कोई सोना चांदी तो यूज नहीं करते, पेपर करेंसी, डिजिटल करेंसी यूज की जा रही है। तो इस तरह का इसने सांकेतिक मुद्रा इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, जिसमें ये चांदी के मूल्य के बराबर तांबे के मूल्य को कर देता है। लेकिन वो क्या हुआ था, लोग तांबे के मूल्य को ढाल ढाल कर और चांदी इकट्ठा करने लग गए थे। चांदी की क्या हो रही थी कि क्या बोलते हैं, काला बाजारी हो रही थी, और जो एकदम से अवमूल्यन की स्थिति आ गई थी, मुद्रा अवमूल्यन की स्थिति, फिर जाके इसने बंद कर दिया ये करेंसी। आगे ये चांदी की करेंसी कंटिन्यू रखेगा, उसमें कुछ सस्ते धातु वगैरह मिलाकर। इसके अलावा हमें पता लगता है कि इसने एक और अभियान चलाया था जिसको बोलते हैं खुरासान और कराचिल अभियान। तो हमें पता लगता है कि वो भी इसका सक्सेसफुल नहीं हुआ था। इसने मंगोलों के साथ में लड़ाइयाँ लड़ी और उनको धक्का दे दिया था बाहर की ओर, और पता लगता है कि ये सिंधु पार पेशावर तक अपना साम्राज्य फैला चुका था, और इसी से ये खुश होकर अब नेक्स्ट ट्राई कर रहा था कि ये गजनी वगैरह पे अटैक करके उसको भी अपने नियंत्रण में ले ले, लेकिन ऐसा नहीं होया। इसी तरह कराचिल अभियान इसका माना गया, जो ये हिमालय क्षेत्र में ऊपर जाने की कोशिश करता है, और वहाँ पर ये थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हुआ, लेकिन आगे चल के ठंड इतनी ज़्यादा थी कि इसकी सेना जो लाखों की संख्या में थी अधिकतम मारी गई, कुछ ही उसमें से जिंदा बच पाए थे, तो इसका वो अभियान भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो ये जो अभियान लगातार चला रहा था, सक्सेसफुल हो नहीं रहा था, सेना डैमेज हो रही थी, इकोनॉमी पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था, और कुल मिलाकर राज्य में अराजकता फैली। और वो अराजकता हमें कब दिखाई दी, जब यहाँ पर गंगा दोआब वाले रीजन में क्या आता है, अकाल पड़ता है। इसने एक और चीज़ किया था कि गंगा का जो दोआब वाला क्षेत्र है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मालगुजारी लगा दी। मालगुजारी पहले भी यहाँ पर कुल उपज का आधा था, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हुआ, पहले जमीन को देखकर फिर उस पर इम्पोज किया जाता था। यहाँ पर जमीन नहीं देख रहे हैं, उपज का आधा, और मनमाने तरीके से बोल रहे कि इतनी उपज होती है इसका आधा दो, इतनी उपज होती है इसका आधा दो। इससे क्या प्रॉब्लम हुई, उपज उतनी नहीं थी, लोगों ने आधा आधा दिया, एक स्थिति आई अकाल, महामारी, ये सारी सिचुएशन देखने को मिली। और उस सिचुएशन की वजह से इसका जो लोग थे ना, इसके आसपास के जो लोग थे, जो आम जनता थी, वो बिल्कुल त्राहिमाम कर रहे थे कि कब ये जाएगा। फिर फाइनली 6 वर्षों का काल जब खत्म हुआ तो मोहम्मद बिन तुगलक सामने आया, और सामने आकर उनने किसानों की मदद के लिए दीवान ए अमीर ए कोही नामक नया विभाग बनाया। हालांकि ये विभाग भी सही से काम नहीं कर पाया। इस विभाग का काम था कि भाई किसानों को कम कीमत पर ऋण दे ताकि वो सही तरीके से अपना कृषि कर सके, लेकिन वो भी सक्सेसफुल यहाँ पर होते हुए नहीं दिखाई दिया। ठीक है, इसके बाद से फाइनली मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई, फिरोज शाह तुगलक पद पर आया। इसके द्वारा थोड़ा सा लोगों को राहत मिली। इसके हाथ से दक्षिण का पूरा क्षेत्र जा चुका था, इसने दक्षिण की तरफ कोई अभियान नहीं चलाने की कोशिश की। बंगाल पर इसने 2 बार अटैक करके जीतने का कोशिश करा, लेकिन वो भी इंडिपेंडेंट हो चुका था। अब फिरोज शाह तुगलक का क्षेत्र बहुत थोड़ा सा हमें रहता हुआ दिखाई देता है, जो बाकी आगे लोदी को मिलेगा। तो इतना कुछ आसपास दिखता है हमें फिरोज शाह तुगलक के समय में। जितना भी क्षेत्र था इसको था शांति से मैं यहाँ पर रूल करूँ, तो इसने आते ही जो कुलीन वर्ग थे, सेना थे और धर्मशास्त्री थे, उनको तुष्ट करने की नीति अपनाई कि उनको मैं ज्यादा से ज्यादा खुश रखूं ताकि वो लोग शांत रहें। इतना ही नहीं, उनको शांत रखने के लिए इसने वंशानुगत परंपरा पर कुछ चीजें आरंभ कर दी कि अगर कोई कुलीन मर जाता है तो उसका उत्तराधिकारी उसका बच्चा ही बनेगा। तो कुलीन सारे खुश हो गए कि अब तो हमारा पद वंशानुगत हो गया। ऐसे ही इसने सेना पर भी विरासत का सिद्धांत लागू किया कि कोई सेना के बाद उसके अगला जो विरासत होगा, उसका बेटा होगा, वो उस पद पर जाएगा। ठीक है, सेना को ये अब तक जो सैलरी दी जा रही थी नगद के रूप में, नगद नहीं, अब यहां से मालगुजारी की व्यवस्था लागू की गई। इसने अपने आप को सच्चा मुस्लिम बादशाह और राज्य को सच्चा मुस्लिम राज्य कहकर जो धर्मशास्त्री थे उनको भी संतुष्ट किया। तो इसके समय में क्षेत्र तो विशाल नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं शांति थी। थोड़ा बहुत इसने उदारीकरण का भी काम किया, जैसे हमें पता लगता है कि मानवतावादी जब बहुत सारे कैनाल बनाए, इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप की, जो भी किसान थे उनके ऋण को समाप्त कर दिया। कितना टाइम हो गया? ठीक है, तो फिर इसने ये सारी व्यवस्था की जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी सारे बेनिफिट्स हमें यहाँ पर होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बाकी अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस चैप्टर को पढ़कर आइएगा, कहीं कोई डाउट होगा तो आप लोग बता दीजिएगा। मिलते हैं कल के सेशन में, थोड़ा कुछ जो है वो हम नेक्स्ट सेशन में आपको रिवाइज में ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज के सेशन को यही रोकते हैं। अपना ध्यान रखिए, रिविजन करते रहिए। थैंक यू।